नमस्कार, मैं रविशरण। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। छठवें दौर का चुनाव आज समाप्ति की ओर है, अब समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ एक दौर का चुनाव बचा हुआ है, जो 1 तारीख। चुनाव के काफी चरण थे। इस चरण में जो मुख्य जगह है जहाँ के लिए चुनाव हुआ वो दिल्ली भी एक प्रदेश है। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के प्रवासी किस तरह से दिल्ली की डायनामिक्स में, दिल्ली के चुनावी समीकरण में किस तरह से प्रभाव डालते हैं और उन्होंने कितना प्रभाव डाला है। आज के पैनल के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से श्री संजीव वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से श्री गिरिराज किशोर रिंदवान जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र सिंह जी। एक अनुमान के मुताबिक जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन दिल्ली में है, बसी है, वहां कार्य कर रही है, वहां पे ट्रांसफर हुई है, उसकी जनसंख्या अगर हम करीब देखें तो 12 से 14 लाख है। उसमें भी वोटिंग पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर हम निकाल दें तो ऑलमोस्ट, अगर हम एक बहुत ही एस्टिमेट ले ले तो वो पॉपुलेशन करीब आती है आपकी 40 से 50 हजार पर सीट। ये एक एस्टिमेशन ही है, उसके आधार पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरह की स्थितियां हैं और उत्तराखंड का वासी, क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं देश के लिए, कोई प्रदेश के लिए हो नहीं रहा, तो वो वहां पे चुनाव में वोट डालते समय किन समीकरणों को, किन चीजों को ध्यान रखेगा? क्या उसके दिमाग में रोजगार का मुद्दा होगा जिसकी वजह से उसको पलायन करके वहां जाना पड़ा? क्या उसके लिए अपने जमीन के लिए, जहां से वो उसको आना पड़ा रोजगार के लिए दूसरे जगहों पे, क्या उसको उसके ध्यान में ये नहीं होगा कि किस तरह का काम वहां होना चाहिए था जिसकी वजह से उसके गांव में, उसकी पुरानी जमीन पे उसको सुविधा मिले? या अगर वो यहाँ है भी तो उसके जो भी रिश्तेदार यहाँ पे हैं, अगर माँ बाप यहाँ हैं तो उनको उस तरह की सुविधा मिले। खासकर अगर हम शिक्षा ले लें या अगर हम ले लें चिकित्सा, तो वो इन बातों को ध्यान देगा या वो किसी और चीज को ध्यान देगा? एक टिप्पणी नरेंद्र सिंह जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। चाहे जो लोग उत्तराखंड से माइग्रेट करके दिल्ली गए हैं, उनकी सोच में आज फर्क है। वो उनकी सोच उत्तराखंड के जो लोग हैं उनसे फर्क है। देखिए, दिल्ली की एक कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, दिल्ली की प्रॉब्लम्स अलग है। दिल्ली में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या जो जो जिस तरह का पोल्यूशन का वहां पर है, तो वो प्रॉब्लम्स दिल्ली की अलग है। तो उनकी मानसिकता जो है उत्तराखंड में जो लोग आम वोटर है उनसे थोड़ी भिन्न है। देखिए, दिल्ली एक बड़ा महासागर है जहां पर देश के हर कोने से लोग वहां पर रहते हैं, चाहे आप बिहार से, यूपी से, मद्रास से, केरला से। तो जो एक मेट्रो वहाँ का जो कल्चर है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है vis-a-vis हमें दिल्ली से, अगर हम उत्तराखंड से जोड़ के चले तो। देखिए, जो समस्या आज पूरे देश में है वो दिल्ली को भी प्रभावित करती है। रोजगार आज दिल्ली में भी नहीं है, ना ना बिहार में, ना उत्तराखंड में। तो रोजगार की वो समस्या जो है वो बड़ी विकट है। और बाकी देखिए, जो अगर आप वो जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वहां पर जो छोटी छोटी जगह है, जो जब जब वहां की रोड की, सीवेज की सारी जो समस्या है वो वोटरों को वहां इन्फ्लुएंस करती है। और जो अब से पिछले अगर आप 14 से पहले देखें तो ये जरूरी नहीं थी कि सारा जो दिल्ली है वो नेशनल, जब लोकल, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो एक पार्टी को फेवर नहीं करता है। तो इससे 2014 से पहले अगर आप देखें तो सातों के सात सीटें कांग्रेस ने भी निकाली है। 2014 और 2019 में सातों की सात सीटें जो है वो बीजेपी की निकली है। परंतु इस साल इस चुनाव में थोड़ा सा फर्क ये हुआ है कि जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है 4 और 3 की, उसने वहां के डायनेमिक्स बदल दिए हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें शायद कांग्रेस पार्टी और एक आधा सीट है कांग्रेस और एक आधा सीट है आम आदमी पार्टी निकाल ले, पर जो फाइट है दिल्ली की वो अब उतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए जो 2019 से 2014 में थे। संजीव वर्मा जी, उत्तराखंड की तरह क्या आप समझते हैं कि वहां भी आप 10 लाख वोट से पर सीट जीतने जा रहे हैं या उसमें आपका कोई चेंज है? रवि जी, देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और सातों की सातों लोकसभा सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई थी। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे बताना चाहता हूँ, आप एक पूरे कागज पे लिख लें
और 4 तारीख को जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस रोज आपका जो एनालिसिस वाला जो कार्यक्रम चलेगा उसमें आप मुझको जरूर बुलाइएगा और मैं उस समय भी आपको यही बताऊंगा। देखिए, मैंने जो कहा था वो अक्षर से सत्य निकला है और ये बात मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। सातों की सातों सीटें पुनः भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जीतने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ। जितनी अंतर से पिछली बार जीते थे, मैं सोचता हूँ शायद उससे भी अंतर कुछ और ज्यादा बढ़ने वाला है। बात रही जो हमारे उत्तराखंड के एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड वासी दिल्ली में वास करते हैं अपना रोजगार के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए। तो दिल्ली की सरकारें उत्तराखंड के लोगों को किस दृष्टि से देखती है, बड़ा शर्मनाक है। अभी जब कोरोना काल था उस समय केजरीवाल के जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ी शर्मनाक टिप्पणी करी कि 300-300 रुपए का टिकट लेकर ये उत्तराखंडी दिल्ली का बोझ बढ़ाने आ जाते हैं। और जब उत्तराखंड का एक युवा बरसात में मिंटो ब्रिज में उस बेचारे की दर्दनाक मौत हो जाती है, उसके ऊपर कोई उसका संज्ञान लेने को भी तैयार नहीं था और वहां की सरकार ने उसके परिवार के प्रति एक संवेदना का एक फूटा बोल भी बोला नहीं। तो ये असंवेदनशीलता आम आदमी पार्टी की दिखाई देती है, जो कि इस समय कांग्रेस की दिल्ली में कोalition पार्टनर है। और मैं सोचता हूँ इन तमाम कई सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा उत्तराखंड का जितना भी मतदाता है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, मैं सोचता हूँ, पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी तमाम वर्गों को साथ लेकर चलते हैं और सभी के हितों का लगातार ध्यान करते हैं, उन सभी से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने। गिरिराज जी, जहां तक हम दिल्ली में देखें, देखिए दिल्ली में उत्तराखंड के लोग हैं, और अगर हम तुलना करें अन्य प्रदेशों से तो बहुत कम ऐसे हैं जो वहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं, ज्यादातर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों से देखें तो संख्या भी कम है। बिहार से और अन्य प्रदेशों से देखिए तो उनकी संख्या बहुत आयत में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका ट्रांजिट भी ज्यादा है। अगर हम उत्तराखंड को देखें तो एक जो डेटा हमारे पास एनालिसिस है वो ये कहता है 1% से भी कम उत्तराखंडी है जो वहाँ पे है वो अपना 100 का व्यापार कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादातर नौकरी में ही है। तो नौकरी करने वाला आदमी ज्यादातर या तो वो पार्शियली ट्रांसफर होगा, फुली ट्रांसफर कम होते हैं, जो जब तक प्रॉपर अच्छी नौकरी ना हो तब तक पूरा परिवार नहीं ट्रांसफर होता। तो क्या उनके मन में ऐसा नहीं होगा कि सरकारें जो उत्तराखंड में कर रही हैं क्या उसको अच्छा होना चाहिए था, उसको ये ध्यान में रख के वोट देंगे, या उनके दिमाग में कुछ और चीजें होंगी जिसको रख के उन्होंने वोट, क्योंकि वोट तो हो चुका है, उन्होंने कर दिया होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रवि जी, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, आखिरी फेज में चुनाव चल रहा है। निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली प्रदेश में जो उत्तराखंड के लोग वास करते, रवि जी उन्होंने शीला दीक्षित जी का समय देखा है। जो दिल्ली में चेंज आया ना, वो शीला दीक्षित जब वहां पे सरकार में थी, मुख्यमंत्री रही, तो निश्चित रूप से प्रदेश लगभग विकास के चरम तक पहुंचा। मेट्रो उनकी देन रही, कॉमनवेल्थ उन्होंने कर पाया। और जो एक दिल्ली चेंज हुई, जो एक माना जाता था कि एक पॉल्यूशन का गढ़ है, वहां पे ग्रीनरी इन्वॉल्व हुई।
वो एक इतनी बड़ी विजनरी नेता थी शीला दीक्षित जी, निश्चित रूप से उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कोई भी दल नहीं करता है, भाजपा भी नहीं करता है। उनका जो कार्यकाल था वो एक स्वर्णिम कार्यकाल। अब उत्तराखंड की जनता जो वास कर रही है, निश्चित रूप से वो सर्विस क्लास लोग, वो नौकरी के लिए उत्तराखंड से जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहां जाके नौकरी करते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों का एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो सोचने का जो तरीका होता है, निश्चित रूप से ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। अगर अभी नरेंद्र जी ने अगर बेरोजगारी का मुद्दा रखा, निश्चित रूप से महंगाई का मुद्दा रखा, ये चीजें देखिए, जो लोग वहां पे वास कर रहे हैं, जो नौकरी इस समय उत्तराखंड के जो लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप ये सोचिएगा कि मैक्सिमम लोग वहां मिडिल क्लास है। वहां के अगर सिनारियों में देखते हैं, दिल्ली स्टेट में, प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पदों में लोग हैं, लेकिन बहुत कम संख्या है। बाकी जो लोग हैं वो वाकई नौकरी से अपना भरण पोषण होता है, सुबह से शाम तक तो नौकरी करते हैं, उसके बाद बच्चों को जो भी उनका एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सीमित उनका एक संसाधन है, सीमित एक सैलरी है। और जो शीला दीक्षित जी के समय की मैंने बात की है आपसे, निश्चित रूप से एक कंपैरिजन इस चुनाव में मैं गया हूं दिल्ली में, एक कंपैरिजन करके ही वो वोट करेंगे निश्चित रूप से। और आज कांग्रेस पार्टी के साथ आप ठीक है कोalition है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आज जनता खड़ी भी दिख रही है। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि भाजपा ने 10 वर्षों में क्या दिया है। ये जो कंपैरिजन जब हुआ है, निश्चित ये बुलेट ट्रेन की बात है, ये 15 लाख अकाउंट में आने की बात है। लोगों ने एनालिसिस करके, निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति का एक अपना एनालिसिस होता है। वो ये जो 10 वर्ष का इनका जो समय अवधि थी कार्यकाल का, निश्चित रूप से उसमें क्या क्या इन्होंने, किस तरह की इन्होंने बातें की है, और जो जुमलेबाजी वाली बात होती है वाकई कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा ने वाकई छल और शर्म किया है सिर्फ जनता के बीच में। और मिडिल क्लास की जहां तक मैं बात करता हूँ, पूंजीपतियों के, तो ये निश्चित रूप से ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम किया 22 लोगों के, लेकिन आम जो व्यक्ति है उसको आपने दिया क्या? आप 80 करोड़ जनता को, रवि जी, आपने ये बोल के अगर आप अपनी बात रखते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने राशन दी, कहां तक वो चीजें सूट करती है बताइए, कहां लाके देश को खड़ा कर दिया? तो रवि जी ये निश्चित है, आपको एक चीज बताऊं, अभी तो आप 22 लोगों को पालने का काम किया, निश्चित रूप से 22 लोगों ने व्यापार किया 2014 के बाद। आपने क्या दिया? जनता ने 10 सालों में हमने बोल रहे हैं, बताइए ये हो चुका है। आपने वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरा अभी मैं एक चीज देख रहा था, आपने एक चीज बोली, सेंटेंस बोला, वो कागज पे लिखवा दो रवि जी कि हम लोग जो है साहब 7 की 7 सीटें ला रहे हैं दिल्ली की। बताइए ये स्टेटमेंट एक प्रवक्ता दे रहे हैं, एक प्रदेश हमने काम किया
ग्राउंड जीरो पे अरे आप आपके नेता एक लाख रुपए हर महीना को देंगे, 58 करोड़ महीना, 58 यदि आपको 58 लाख करोड़ रुपए को प्रोवाइड मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, जो अग्रेसिव हो किया है और आपके पास ये बहस पढ़ने दीजिए, ये बहस ऐसे। हाँ नरेंद्र सिंह सवाल जोर से बोल रहे अभी जब आएगा जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अपने समय पे बात करिए, बिल्कुल आप रखिएगा। नरेंद्र सिंह जी, ये जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि 24 सालों तक शासन यही हुआ है, यही दो पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार है। क्या आपको लगता नहीं कि ये अप्रोच कि हमने क्या किया उसके बजाय तुमने ये नहीं किया था, उसने उत्तराखंड का ज्यादा बेड़ा गर्क किया है? नरेंद्र सिंह बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की जो व्यवस्था रही है कि वो हर 5 साल के बाद हमने या कांग्रेस को या बीजेपी को शासन करने का मौका दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी पहली बार मिला है। लेकिन जो हमारे 24 सालों का जो सफर है, इसमें एक बात कॉमन है कि एक पहले टाइम पे सिर्फ एक नरेंद्र तिवारी के समय पे जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जो इंडस्ट्री आई है, उसी का आज भी हम उसका क्या बोलते हैं, ब्याज वो ले रहे हैं हम। जो समझ लीजिए फायदा जो भी है, फायदा है वो आज तक हमें मिल रहा है। सुन लीजिए 24 सालों में क्या बीजेपी का हो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने सिर्फ ये किया है किसी तरह से हम कोशिश करें कि हमारी सत्ताएं जो है 5 साल तक चल जाए, परंतु किसी भी सरकार को 5 साल का मौका मिला नहीं। चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे हो तो वहां मुख्यमंत्री बदले गए, कांग्रेस की आई तो वहां मुख्यमंत्री बदले गए। हाँ, और ऐसी सेटिंग इन लोगों ने कर ली थी सारे पार्टियों ने यहाँ पर उत्तराखंड में कि भाई ना मैं काम करूंगा और ना आप काम करो, ना मैं आपको किसी काम के लिए घेरूंगा ना आप मुझे किसी काम के लिए घेरें। पिछले 24 सालों में देखिए किसी भी ऐसा कोई बड़ा घोटाला किसी ने भी उठाया है किसी पार्टी ने इस प्रदेश में जो चल रहा है, या इस प्रदेश में जो मेन मुद्दे थे हमारे यहाँ मेन मुद्दे बेरोजगारी, हमारे यहाँ मेन मुद्दा है पलायन, हमारे यहाँ मेन मुद्दा शिक्षा, हमारे यहाँ मेन मुद्दा है हॉस्पिटल्स, कहाँ है बताइए? वन अग्नि जो चरम सीमा में चल रही, हम राम भरोसे बैठे की बारिश होगी तो हमारा काम कुछ हो जाएगा। पीछे बदलने बड़ी तेजी से चल रही थी, बरसात हुई तो कुछ राहत मिली, फिर चल पड़ी है, फिर थोड़ी सी बारिश हुई, 100 करोड़ का फंड आया वो कहाँ गया उसका हिसाब देने को नहीं। आप एक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी में आपको कह रहा सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश में यह है कि जो भी विपक्ष में आता है
वो विपक्ष कम सहयोगी ज्यादा हो जाता है। अभी कांग्रेस को ये जो सवाल पूछने थे कि भैया ये बताइए, आपने पिछले पूरे वन अग्नि जो है उत्तराखंड में, ये हर साल होती है, क्या 6 महीने जो हमारे पास टाइम मिलता है उस समय क्यों इसके पेज कसे नहीं जाते हैं, क्यों इसके प्रति सोचा नहीं जाता है? 7 सालों में मतलब क्या किया गया है उसके लिए? और आप ले लेके अगर सरकार को दिखाना पड़ता है कि भाई हमने कुछ कर लिया है। देखिए पिछले, अगर आप पिछले कार्यकाल में देखें तो हमारे वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, वो झाड़ियों से हवा बुझा रहे थे, वो झाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार क्या किया है? इस बार ये हुआ है कि आपने जो छोटे जो कर्मचारी है वहां के, उन पे आपने तुरंत एक्शन ले लिया। आपके खुद के विधायक को, दिलीप महन जी को खुद कहना पड़ा कि भाई साहब आप उन पे एक्शन लीजिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। आप उन पे एक्शन ले रहे हैं जो बिल्कुल छोटे कर्मचारी हैं, जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो आग को बुझा सके। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई उत्तराखंड में कि जो पहले हुआ करता था कि राजाओं के काल में कि भैया आपको जो है आप इसके हकदारी हैं, उनको इस जंगल से, आपको शायद पता हो कि उनको हर साल राजा कहते हैं कि आपका एक परिवार है, आप एक पेड़ काट लीजिए, आप एक पेड़ नियम कानून की धाराएं धीरे धीरे लागू करते गए। अब धीरे धीरे जो है आपने जनता को जंगलों से दूर कर दिया है। आपने जंगल, देखिए हो ये रहा है कि आपने जनता को विमुख कर दिया। अब वो जो लोकल, अदरवाइज पहले होता था लोकलाइज आग लगती थी और जनता जो है उसे बुझा लेती थी या कंट्रोल कर लेती थी। अब आप ना वहां के जनता को ना जंगल में घुसने दे रहे, ना उनको देने पे भी पिरूल का कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसे ही ना आप उनको घास ले जाने दे रहे। इतना बड़ा कांड हुआ है वहां पर हमारे क्षेत्र में, जहां पर महिला अपनी घास ले जा रही थी, आपने उनको पकड़ के पीट दिया। तो जो हमारे हक थे जंगल के, जो हमारे उत्तराखंडियों का हक था, आपने हमें दूर कर दिया। आपने उत्तराखंड बनाया गया, हाँ, आपने दूर किया जनता को जंगलों से। इस वजह से आज वन अग्नि का पकड़ पड़ रहा है। देखिए आपने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो हमारे गधे और जो हमारे नाले थे और गधेरे थे, उनमें आपने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, वहां आपने सीमेंट सब कुछ रोक दिया है। उसकी वजह से ये हुआ है कि जो नेचुरल सोर्स थे पानी के, जो अंडरग्राउंड आते थे, वो डिस्टर्ब हो गए हैं। इस वजह से आज हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। देखिए जो प्रदेश पूरी दुनिया को पानी पिलाता है, या हम ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ से गंगा निकलती है, हमारे से यमुना जी निकलती है, और हमारे प्रदेश में पानी नहीं है। अभी आपको ऐसे कई क्षेत्र है, मैं आपको बताऊं तो एक जगह है नई नाडा, वहां पर पूरे गांव में पानी नहीं है, वहां टैंकरों से पानी आया करता है। देखो हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया पिछले 25-22 सालों, 24 सालों में। संजीव वर्मा जी, अगर हम स्थितियां देखें, ठीक है, अभी तो चुनाव दिल्ली में भी हो गया है, जो वोटिंग होगी वो हो चुकी है। अब दिल्ली में भी हमारे उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में भी हम क्या एक चीज कर सकते हैं, क्या मतलब क्या सोच रही है भाजपा इस दिशा में कि हम किस तरह से अपने उत्तराखंड में जो व्यवस्था के रूप में हम जो चीजें कर रहे हैं उसको कब हम धरातल पे कर पाएंगे? जैसे अभी एक प्रयास किया था आप लोगों ने, जिस तरह से बातें आई कि 3.5 लाख करोड़ का आपने एग्रीमेंट किया है, वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए क्या आपकी मंशा है? क्यों, मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं है जमीन देने के लिए। व्यापारी बिना जमीन के आएगा नहीं, आप भी जानते। तो क्या स्ट्रैटेजी है भाजपा की, क्योंकि वो एक अच्छा काम हुआ है आपकी तरफ से, उसको कब तक, साल भर में, 1.5 साल में, कब तक आप जमीन पे ला पाएंगे? क्योंकि याद करिए पिछली बार भी 1.5 लाख करोड़ का हुआ था और आपके ही मुख्यमंत्री ने ये कहा भी और बनाया भी कि उसमें से कुछ ही 1000 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। संजीव वर्मा जी। रवि जी देखिए, 3,54,000 करोड़ का इन्वेस्ट एमओयू ग्राउंड हुआ था, और जिसमें से एमओयू हुए थे जिसमें 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इस समय ग्राउंडिंग हो चुका है। उस तमाम व्यापारी व्यापार अपना लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और मतलब उन्होंने काम आरंभ भी कर दिया है। आपने जमीन की बात करी तो कई सारे ऐसे नए क्षेत्र अभी हमने डेवलप किए हैं जो नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उसमें 2-4 तो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे छरबा में एक नया शेडकुल का एक क्षेत्र डेवलप हुआ है, सेलाकुई में भी हुआ है, सहसपुर में हुआ है, ये तो मैं देहरादून की बात बता रहा हूँ। उसके अलावा रुद्रपुर में हुआ है एक जो एक तो दम सिंह नगर में, रुद्रपुर में हुआ है। मैं बता, एक कोटद्वार में हो रहा है, एक कोटद्वार में हो रहा है,
तो जहां समय की बात देता है, जहां कमेटी जहां पर जैसी इंडस्ट्रीज की भौगोलिक स्थिति है या जैसी इंडस्ट्रीज जैसे क्षेत्र में लग सकती है। अब यदि हम हैवी इंडस्ट्रीज को सोच लें कि रुद्रप्रयाग में या पिथौरागढ़ में लग जाएगी, तो वो नेक्स्ट समय की बात है। कब तक इम्प्लीमेंटेशन का आपका प्लान है? इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होगा। और जहां तक बात पर्वतीय क्षेत्रों की है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं और कई इस तरह की बात प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सोलर का है, हाइड्रो के हैं। तो ये तमाम हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अभी बहुत तेजी के साथ उनके ऊपर काम समय की अपनी बात देता है। गिरिराज जी, अगर हम ये देखें इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन जिसकी बात की जाए, क्या आपको नहीं लगता कि हमको आज भी 25-24 साल हो गए आजादी लिए, आज भी हमको कुछ सार्थक करना चाहिए पहाड़ों के लिए, क्योंकि हमने पहाड़ी प्रदेश मान के किया। सर बिल्कुल फाइनल मेन चीज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी प्रोग्राम का आप सामने लेके आए हैं, समिट जो भी, उसमें जो इन्होंने अभी 3 लाख लगभग 54,000 करोड़ रुपए की बात रखी है। अभी गुरुद्वारा का भी आपने जिक्र किया सर, गुरुद्वारा 70 बात देता है। अब मैं आपसे एक बात रख रहा हूँ कि निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़नी चाहिए। पहाड़ों में जो हेल्थ जो हमारी है इस समय विद्यमान है, वन संपदा हमारे पास विद्यमान है, आपको हर लेके आना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन जो तिवारी जी के टाइम के भी नरेंद्र जी ने बात की, निश्चित रूप से अरे तिवारी आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल चाइना कोई में जाके कितनी बड़ी ग्रोथ मिली है, कितना बड़ा रोजगार उन्होंने दिया तिवारी जी के समय में। उसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अरे सुन लीजिए, बार-बार बोलते हैं आप, कोई भी प्रधानमंत्री होता और मुख्यमंत्री अगर सिटिंग मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का इस हमें इसके साथ हम इस पर चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।